नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के बड़े अरमान थे कि राम मंदिर के नाम पर फिर से वो एक बार सत्ता हासिल कर ले, लेकिन देश के मौजूदा सियासी हाल बता रहे हैं कि बीजेपी की धर्म नीति उसकी राजनीति पर भारी पड़ चुकी है। राम मंदिर के नाम पर फैलाई जा रही धर्मांधता से देश के उदार वोटर बीजेपी से अब छिटक रहे हैं और वहीं इंडिया और कांग्रेस यानी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ विपक्ष अपनी रणनीतियों से बीजेपी को हराने की तैयारी कर चुका है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 5वें दिन असम पहुंच चुकी है और आज राहुल के तेवर देखकर बीजेपी डर गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक अरसे से राहुल गांधी को कोसते रहे हैं, जिसका कभी कोई जवाब राहुल ने नहीं दिया था, लेकिन आज अपने एक ही भाषण से उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा का जबरदस्त घेराव कर लिया। राहुल के भाषण की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जरा हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर राहुल नाम का जो डर बैठा हुआ है उसे सुनते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और जब भी जुबान खोलते हैं तो राहुल गांधी को जरूर याद करते हैं, कोसते रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा वो कुत्ते वाली कहानी, राहुल गांधी बिस्किट अपने कुत्ते को खिला रहे थे, मुझसे नहीं मिले। ये वही सीएम साहब हैं जो कभी थे कांग्रेस में और बीजेपी में गए तो क्या क्या नहीं कह के गए और क्या क्या नहीं आरोप राहुल गांधी पर लगाते रहे। लेकिन अब चूंकि इनके राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाएगी और वहां से फिर यहां आएगी यानी असम आएगी और 8 दिनों तक रहेगी असम में। तो अब तो कुलबुलाहट होगी, अब एक डर पैदा होगा और वही डर कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रहा है। और कैसे ये डर सामने दिखाई दे रहा है, जरा सुन लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को क्या कुछ कह रहे हैं गांधी परिवार पे। इसमें क्या बोलूं, मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। एक तो न्याय यात्रा न हो तो मिया यात्रा, एक तो कोनो न्याय यात्रा हुआ नहीं। য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হব, য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহব। तो न्याय यात्रा की को याद कर रहे हैं, भ्रष्ट परिवार, गांधी परिवार, नाम डुप्लीकेट, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, कोस रहे हैं। यहां सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आप साफ सुन रहे थे। तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा ये पहली बार ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, वो इससे पहले भी आउट ऑफ कंट्रोल होते रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने इसका जवाब दे दिया है। राहुल ने असम सरकार और असम के सीएम इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट घोषित कर दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को भी। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है।
तो बहुत बड़ा अटैक कह सकते हैं राहुल गांधी का सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा पे, ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके परिवार को भी। और सब कुछ आपने सुन लिया कि वो सोचते हैं कि पैसे से जैसे उनको खरीदा जा सकता है वैसे ही पूरी आसाम की जनता को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहे थे यहां राहुल गांधी सीधा वार। पहली बार राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर इतना बड़ा हमला बोला है। तो राहुल की न्याय यात्रा से हिमंता इतने डरे हुए हैं दोस्तों कि इस यात्रा को गुवाहाटी शहर में प्रवेश से रोक भी रहे हैं। आज तो सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने तक की धमकी दे दी है। आइए जरा सुन लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और कैसे यहां विपक्ष का तगड़ा प्लान सामने आ रहा है वो आप तक रखेंगे, और कैसे राम भरोसे बीजेपी हो गई है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले यह सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा को। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुन लिया आपने कि मैं वायलेशन का केस कर लूंगा और बाद में 2-3 महीने बाद गिरफ्तार कर लूंगा। ये सीएम साहब कह रहे हैं, यानी आप वायलेट करेंगे, आप कहीं ना कहीं आप कानून का उल्लंघन करेंगे और हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। कानून का उल्लंघन इसलिए करेंगे, ये सब कुछ इनको पता है कि मैं आपको शहर में आने नहीं दूंगा। हम आपको कह रहे हैं आप शहर से बाहर रहिए। आप अगर शहर में आएंगे, यात्रा लेके आएंगे गुवाहाटी शहर में, तो हम आपके लिए पुलिस का इंतजाम नहीं करेंगे और आपके ऊपर केस करेंगे और केस दर्ज करने के 3 महीने बाद गिरफ्तार कर लेंगे। ये हैं सीएम साहब अपना रुतबा दिखा रहे हैं। दरअसल न्याय यात्रा को पूर्वोत्तर में जैसा प्यार मिल रहा है दोस्तों, वो बता रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पहले की तरह सीटें हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर में, आप जानते हैं, उसमें से सीधे 14 सीटें असम की हैं और 11 सीटें बाकी अलग अलग राज्यों की हैं, जिसमें मिजोरम भी है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, ये तमाम राज्य, मेघालय हैं, इन राज्यों के हैं। तो टोटल 25 सीटों पर नजरें टिकी हुई हैं और इसमें से अगर इधर उधर हो गया तब तो खेल खत्म। तो पहले की तरह सीटें हासिल करना लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का साथ देने के लिए इंडिया के बाकी दल भी अब साथ आ चुके हैं। आपने देखा मणिपुर में उद्घाटन के समय, जिस समय ये इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उस समय कितने इंडिया के अलग अलग दलों के नेता वहां मौजूद थे। जेडीयू से, तृणमूल कांग्रेस से, सीपीएम से, सीपीआई से, सीपीआई-एमएल से, उसके अलावा और अलग अलग ब्लॉक से, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट से, ये तमाम नेता वहां मौजूद थे। तो यह साफ समझ में आ रहा है कि इस बार बीजेपी इन चीजों से बीजेपी जो है वो डरी हुई है। इसका एक एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में चुनाव होना था, मेयर का चुनाव होना था। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे थे, खड़े हुए थे। उनके जीतने के पूरे आसार थे। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का पद जो है वो आम आदमी पार्टी को मेयर का पद और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था। लेकिन उससे पहले कि ही जो चुनाव है वो कैंसिल हो गए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी साहब जो हैं अचानक हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस तरह के बहानों को देखकर समझा जा सकता है, ये बहाना नहीं तो क्या है, और बहानों को देखकर समझा जा सकता है कि बीजेपी की हालत इस वक्त कितनी पतली है। बीजेपी को राम मंदिर का सहारा है, लेकिन यहां भी अब उसने अति मचा दी है। घर घर अक्षत पहुंचाना, पीएम का प्रतीकात्मक जजमानी करना, 3 दिनों तक चटाई पर सोना, उपवास करना, ये सारे काम अब यही बता रहे हैं कि मोदी जी का ध्यान अपने काम से ज्यादा धार्मिक कर्मकांड पर है। और इससे भारत के वो मतदाता छिटक रहे हैं जिन्होंने विकास के कामों के लिए मोदी को वोट दिया था। विकास की गति अगर देखनी हो तो आप पूर्वोत्तर चले जाइए दोस्तों। कहते हैं ना खूब विकास हमने किया है। जरा उनके राज्य मणिपुर का विकास देख लीजिए, जरा नागालैंड का विकास देख लीजिए, जरा आप असम और मेघालय का विकास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सड़कें कैसे खाली पड़ी हुई हैं, सड़क जो है गड्ढों से युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। तो ये विकास है वहां। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात
कि मतदाता अब ये कर्मकांड धर्मकांड जो की बात हो रही है उससे अब छिटक रहे हैं, बिदक रहे हैं। यानी बीजेपी की धर्म नीति से उसकी राजनीति को अब नुकसान नजर आ रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता बीजेपी के काबू में नहीं आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। यहां तक कि मायावती भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही हैं और अंदर खाने खबर यह है कि वो कांग्रेस का साथ दे सकती हैं। राम मंदिर के काम में शंकराचार्यों के सवाल भी बीजेपी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शंकराचार्यों, चारों मठों के शंकराचार्य बिल्कुल लगातार बीजेपी के खिलाफ, राम मंदिर के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। आज फिर से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला है, जो प्रोटोकॉल हमें परंपरा के तहत मिलता है हमसे उसे छीन लिया गया है। लेकिन दलाई लामा को प्रोटोकॉल दिया गया है जो हिंदू धर्म के गुरु भी नहीं हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में आप दलाई लामा को बुला रहे हैं लेकिन शंकराचार्य को नहीं बुलाते हैं। आप दलाई लामा को जो महत्व दे रहे हैं, आप दलाई लामा को तो महत्व दे रहे हैं लेकिन शंकराचार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। यही बात यहां कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्यों के इस अपमान से भी बीजेपी घिर रही है दोस्तों। तो एक तरफ आप देखिए शंकराचार्य अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी के सामने पूरा का पूरा गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तीसरी बात आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर जो निकले हैं और उस यात्रा से उनको जो प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन से राहुल काफी उत्साहित हैं और बीजेपी कैसे डरी हुई है उसका एक नमूना जो है आपने देख लिया असम के मुख्यमंत्री के रूप में। तो आइए दोस्तों आज चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कैसे राम भरोसे बीजेपी है और कैसे विपक्ष जो है वो पूरा का पूरा प्लान बनाकर अपना काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर पर बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा और किस तरह राहुल गांधी की रणनीति से घिर चुकी है बीजेपी। ये तमाम सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास ही। कैसे देखा जाए, कुछ बातें यहां रख चुका हूं ऑलरेडी। राम भरोसे बीजेपी हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष जो कुछ कर रहा है, ये आप विजुअल में कुछ तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी की। हम भी, हमारी टीम भी मणिपुर और नागालैंड पूरा कवर करके लौट चुकी है और अब अगले पड़ाव में बहुत जल्दी इस यात्रा से जुड़ने वाले हैं हम। कुछ दिनों का विराम फिर इस यात्रा के साथ। लेकिन इस यात्रा के असम पहुंचते ही जैसे ही परेशानी नजर आई बीजेपी को, वहां के मुख्यमंत्री को, उनके उवाच भी आप सुन लिए। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? इस सरकार ने पूरे देश को ही राम भरोसे छोड़ दिया है। देश कहीं भी जाए, इकोनॉमी कहीं भी जाए, डेवलपमेंट कहीं भी जाए, लोगों की समस्याएं कहीं भी जाए, सब कुछ राम भरोसे है। तो राम भरोसे चल रहे हैं ये। और जहां तक हिमंता बिस्व शर्मा जी की बात है, उन्हें विशेषता प्राप्त है कि वे जितनी भी बकवास कर सकते हैं वे करते हैं। उनकी बातों का कोई तारतम्य नहीं होता, वे केवल अपनी बातें ही कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए। उसका न तो कोई सच्चाई से मतलब होता, बस आरोप लगाना उनका एकमात्र काम है। वे हिमंता बिस्व शर्मा मेरे ख्याल से बीजेपी के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए ट्रोल आर्मी के बहुत बड़े सिपह सालार हैं। हिमंता बिस्व शर्मा के बयान, एक दौर था जब वो कांग्रेस के पीछे भाग रहे थे, कांग्रेस की जय जयकार कर रहे थे। अब अचानक उन्हें लगने लगा कि बीजेपी एकदम क्रांतिकारी पार्टी हो गई है और अब वे कांग्रेस के नेताओं को कोई भी गाली देने से पीछे नहीं छूटते। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह राम को भुनाने में लगी है, पिछले कई दिनों से पूरे देश में तमाम अखबारों में
केंद्र सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं और राज्य सरकारों के भर पेज, पूरे पेज भर के विज्ञापन, 4-4, 5-5 पेज विज्ञापन पूरे अखबार में रोज आ रहे हैं, पूरे पेज के। और हर जगह यही बात कही जा रही है कि मोदी सरकार की गारंटी, यानी राम मंदिर मोदी सरकार की गारंटी, और बीजेपी सरकार सरकारी धन से अपना प्रचार कैसे कर रही है, इसका ये बहुत मतलब बुरा नमूना है किस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और जो काम करना चाहिए। इसमें इंदौर में मैं हूं तो इंदौर के महापौर महोदय तो और भी आगे निकल गए, तो वो हिमंता बिस्व शर्मा से उन्होंने कहा कि इंदौर के सभी होटल वालों, सभी मॉल्स और सभी व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने यहाँ भगवान राम का बड़ा सा कटआउट लगाएं और रोशनियां करें। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप क्रिसमस पे करते हो तो राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के वक्त क्यों नहीं करते, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर देख लीजिए। यानी सीधी धमकी, और उस धमकी का असर ये हुआ कि तमाम जगह, हर जगह बीजेपी के योजना के अनुसार सारे मॉल्स में, दुकान में, पेट्रोल पंप पे, कहीं भी आप जाइए, झंडे, राम जी के झंडे, बीजेपी के झंडे, बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें और बीच बीच में भगवान राम। तो मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी और हमारे नेता भगवान राम को दर्शन देने के लिए बड़े बेताब हैं और वे चाहते हैं कि भगवान राम उनके दर्शन करें और उनकी बातों पर भरोसा कर लें। लेकिन विपक्ष जिस तरह से तगड़ी तैयारी कर रहा है, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुत कड़ी मेहनत करनी है और वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी उनके प्लान है, सिद्धांत रूप में तो इंडिया गठबंधन की सारी योजनाएं बहुत अच्छी रही, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका नतीजा है कि कांग्रेस के वोट बराबर रहे, बल्कि कहीं कहीं तो उनके वोट बढ़े भी हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी ने कितनी भी कोशिश कर ली, वो उसमें कामयाब नहीं हुई। तो अब बीजेपी को लगता है कि भगवान राम के भरोसे है और राम के भरोसे उनकी नैया पार होगी, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है। लेकिन इस देश की जनता जानती है, इस देश के कुछ हिस्सों में जरूर बीजेपी राम भरोसे है, लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। ये बात जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों की भीड़ है, उससे देखकर समझ में आ रही है। राजीव जी बिल्कुल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की, और ये यात्रा क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है इस आज की तारीख में? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 से बीजेपी कितनी परेशान हुई थी ये आप सबने देख लिया, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा पार्ट है इस यात्रा का, उस यात्रा को लेकर मणिपुर से राहुल गांधी अब असम पहुंच चुके हैं। एक दिन असम में और उसके बाद जोरहट होते हुए राहुल गांधी पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद फिर असम आएंगे, जहां 8 दिनों तक राहुल गांधी रहेंगे। असम के अलग अलग शहरों से होते हुए जब वो गुवाहाटी पहुंचेंगे तो वहां धमकी मिली है कि आप शहर से मत गुजरिए वरना आपके ऊपर केस दर्ज कर लेंगे, और वहां के सीएम साहब बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो यह धमकी सीधे राहुल गांधी, क्या इस धमकी से राहुल गांधी डर जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ कैसे राम भरोसे हो गई है बीजेपी, उसके कई अलग अलग उदाहरण आपके सामने हम आज पेश करेंगे। आना चाहता हूं सीधे शकील अख्तर जी, क्या इस डर से राहुल गांधी डर जाएंगे? जो धमकी अभी आप सुन रहे थे, बहुत सारी बाइट्स हैं लेकिन 2 ही आप लोगों के बीच रखा हूं, हिमंता बिस्व शर्मा, और पहली बार आज राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला। शायद मुझे याद तो नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कभी हिमंता बिस्व शर्मा पे कुछ बोला हो, लेकिन आज जिस ढंग से आप चूंकि कांग्रेस को इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा। जरा हिमंता बिस्व शर्मा, राहुल गांधी दोनों के संबंध, और आज जो राहुल गांधी ने कहा है, बाद में फिर से जो साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए पेश करूंगा, लेकिन पहले आपकी बात सुनना चाहता हूं शकील अख्तर जी। चुनाव के बाद क्यों हेमंत बिस्व शर्मा को अभी राहुल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज राहुल वो ताकत बन गए हैं कि अगर उन्हें उंगली भी लगाएंगे तो पूरे देश के अंदर जनता उठ खड़ी होगी। नहीं तो हेमंत बिस्व शर्मा अभी उनको गिरफ्तार कर लेते।
जैसे राहुल को हाथरस जाने के लिए रोकने की 2 बार कोशिश की गई, लेकिन आखिर में राहुल पहुंचे वहां पे। हेमंत बिस्व शर्मा जो है कह रहे हैं कि वहां अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है। कहां नहीं है अस्पताल और नर्सिंग होम? और जिस असम का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस गुवाहाटी का वो जिक्र कर रहे हैं, वो राजीव गांधी के अकार्ड की बदौलत ही वहां पे शांति आई है और आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। असम की हालत इतनी खराब हो गई थी, किसने वहां पे समझौता किया? कौन वहां पे शांति वापस लाया? जैसे पंजाब में, कश्मीर में, असम में, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में, अभी हम बार बार जिस मणिपुर का जिक्र करते हैं, उस मणिपुर को देश में भारत के साथ किसने मिलाया था? 1947 में तो नहीं मिला था वो, उसके बाद नेहरू ने मिलाया था। तो ये सारी बातें आज जो हैं सत्ता में बैठे हुए लोग भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि राहुल कोई खिलौना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे वो। ये तो मतलब हर कांग्रेसी चाहता है, हमें लगता है कि एक बार हेमंत बिस्व शर्मा ये कोशिश करके देख लें। राहुल गांधी के डरने का अगर होता तो राहुल ये यात्रा मणिपुर से शुरू नहीं करते। राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर जा रहे हैं। जब पहली बार गए थे तो आपको मालूम होगा कि कितनी खराब हालत थी, वहां आज भी उतनी है, मगर उस वक्त तो उनसे ये कहा गया था कि अगर आप कुकी इलाके में जा रहे हैं तो आपके साथ जो मेतेई के लोग हैं वो नहीं होंगे, और मेतेई इलाके में जब जा रहे हैं तो जो कुकी के लोग हैं वो नहीं होंगे। आज भी वही स्थिति है। सीधा सीधा वहां पे 2 हिस्सों में मणिपुर बंट गया है। इसी तरह ये लोग पूरे हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, यही इनकी राजनीति है। लेकिन इसी भारत को एक रखने के लिए, इसी हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। क्या ये यात्राएं आसान होती हैं इतनी? पहली यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा, और ये उससे भी बड़ी यात्रा 6000 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी से पहले किसी और ने की है कभी? किसी ने देश में की हो तो बता दीजिए आप। किसी ने नहीं की। तो ये यात्राएं, ये लोगों से मिलना, ये सड़कों पर निकलना, ये सर्दियों में घूमना, ये किसके लिए है? इसीलिए है कि भारत का जो एक आइडिया है, हिंदुस्तान जिसकी विविधता जो है पूरी दुनिया में रश्क पैदा करती है, जलन पैदा करती है कि अभी कहां पे क्या संस्कृति है, दूसरी जगह क्या संस्कृति है, क्या भाषा है, क्या बोलचाल है, क्या रस्मो रिवाज है, लेकिन उसके बाद भी भारत एक है। इस भारत को एक रखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। अभी हम राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे कि इन राजीव गांधी ने ही असम अकार्ड किया था। वही राजीव गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। उससे पहले इंदिरा गांधी शहीद हो गई, उससे पहले महात्मा गांधी शहीद हो गए। तो ये देश इन शहादतों के खून के इतिहास से लिखा गया है। ये इससे नहीं डर जाएगा कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप इधर से निकले उधर से निकले। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जो है बीजेपी या बीजेपी के साथ डर रहे हैं? तो इसका एक ही जवाब है हाँ। अभी आपने जो दूसरा जिक्र किया असम के अलावा चंडीगढ़ का, बताइए आपकी चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है, वो सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं हुआ, वो पंजाब के लिए भी है, वो दिल्ली के लिए भी है और सब जगह के लिए भी है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए, तो वो सीधा सीधा ये मैसेज लाए थे कि हमें आपके साथ रहना है। तो चंडीगढ़ के अंदर अगर पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है तो चुनाव कैंसिल। कल अगर इन्हें लगेगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में अच्छी स्थिति रख रहा है तो मुख्य चुनाव आयोग की तबीयत खराब हो जाएगी। याद रख लीजिए इस बात को, मुख्य चुनाव आयोग की तबीयत खराब होने के कारण चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 2 लाइन का एक प्रश्न आ जाएगा जी। ये जो स्थिति आज पैदा की जा रही है, इसी की राहुल गांधी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देश में सारी संवैधानिक संस्थाओं का हरण कर लिया गया है, उन पे कब्जा कर लिया गया है, कोई नहीं बचा। न्यायपालिका जो सबसे बड़ी होती थी, चुनाव आयोग, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, हर चीज खत्म कर दी गई है। तो ये क्या देश की जनता समझ नहीं रही? मगर देश की जनता डरी हुई है।
और उसी डर को दूर करने के लिए राहुल गांधी ये यात्राएं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत। और अगर राहुल गांधी खुद ही डर गए, राहुल गांधी खुद ही गुवाहाटी चले गए, जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं, हम तो इस बात को कोई मानते नहीं है, तो कोई चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा, सब डर जाएंगे। लेकिन चाहे जितनी चेतावनियां हेमंत बिस्वा शर्मा देते रहे, चाहे गिरफ्तार कर लें, आखिर लोकसभा से निकाले ही गया था, मकान छीने ही गया था, क्या हुआ उससे? क्या राहुल गांधी डर गए? राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन बार बार भेजा गया कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने क्या मांगी? उससे बढ़ के उन्होंने अडानी के ऊपर हमला किया फिर, और आज भी अडानी के ऊपर हमला कर रहे हैं वो। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये बताती है कि राहुल गांधी जो है वो किसी से भी डरने वाली चीज नहीं है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो राहुल की हिम्मत ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। क्या राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा शर्मा गिरफ्तार करेंगे? बड़ा सवाल है, लेकिन कह तो रहे हैं, और कह रहे हैं 3 महीने बाद, चुनाव के बाद मैं गिरफ्तार करूंगा। सही सवाल आप उठा रहे हैं शकील अख्तर जी कि चुनाव के बाद क्यों गिरफ्तार करना, अभी गिरफ्तार कर लो, चुनाव के बाद क्यों? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की धमकी जरा सुन लीजिए एक बार फिर से। जो साथी बाद में जुड़े हों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज सीधे शब्दों में राहुल गांधी को चुनौती दे दी है कि आप शहर से मत गुजरिए, वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा जरा पहले सुन लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को, और फिर आपके पास ही आता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ये क्या होता है कि चुनाव के 2-3 महीने बाद अरेस्ट कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा? आप प्रशांत टंडन जी, ये चुनाव के 2-3 महीने बाद कर लो मतलब है कि नहीं जी आप खाना बना के रख दो, मैं 2-3 घंटे बाद खा लूंगा? ये वैसे ही है ना कि आपको करना है तो भाई अभी कीजिए। अगर आपको गिरफ्तारी इतना ही है, आप वहां के मुखिया हैं और यही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस भ्रष्टाचार का जो आरोप या भ्रष्ट गांधी परिवार और इनका सरनेम भी अपना नहीं डुप्लीकेट है, ऐसी वैसी बातें कहते हुए जब नजर आए, तो आज राहुल गांधी ने पहली बार हमला बोला है सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा पे। उनको भी सुन लेते हैं, राहुल गांधी को भी क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा हमला, सीधा वार। और राहुल गांधी में ये अग्रेसिव भाषण अभी तक हमने हमेशा बहुत सारी बातें, सावरकर तक पे उन्होंने हमला किया था, लेकिन जो आज उसी गढ़ में जाके असम में जाकर असम के मुख्यमंत्री के बारे में जो बात कह रहे हैं वो यहां इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी का जो नारा है डरो मत का, वो नारा यहां बुलंद होता हुआ दिखाई देता है। ये जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी सीधा हमला करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा पे। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। प्रशांत जी क्या कहेंगे? असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती जैसे आपको खरीदा जा सकता है। सीधा हमला, भ्रष्ट सरकार ही नहीं बल्कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उनका परिवार भी भ्रष्ट, सब कुछ कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। पहली बार मुख्यमंत्री, परिवार, बच्चे सब पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी के ऊपर केस करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा? हालांकि केस करने, गिरफ्तार करने और
गिरफ्तार करके अपने राज्य में लाने के लिए मशहूर हैं ये। देखिए वो कई बार क्या होता है राजीव जी कि अगर आप देखिए कि कोई छोटा पक्षी जो है वो बड़ा शिकार पकड़ लेता और फिर उसको वो हजम नहीं कर पाता। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्लान असम के बारे में ऑलरेडी है। राहुल गांधी कोई भी चीज आसानी से और बहुत हल्के में नहीं बोलते। जहां तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने असम को में तेलंगाना करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस यात्रा में जिन जिन इलाकों पे वो घूम रहे हैं उससे भी साफ है। और दूसरी एक बहुत बात है राजीव जी, पिछले चुनाव में कांग्रेस एक बी टीम के चक्कर में पड़ गई थी। इस बार कांग्रेस उस बी टीम के साथ नहीं आएगी और कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी वहां पे। पिछली बार उस बी टीम की वजह से ही कांग्रेस जो है उसको नुकसान हुआ था। अब वही काम कांग्रेस ने, इसलिए मैं तेलंगाना की तुलना कर रहा हूं। प्रशांत जी, असम की बात कर रहे हैं तो एक विजुअल और दिखा देना चाहता हूं, जरा उस विजुअल को ले आइए। विजुअल वो है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की ये महिलाएं खड़ी हैं। ये महिलाएं सीएम के एक कार्यक्रम में जा रही थी, पहुंची थी वहां, लेकिन पता चला कि अरे इस एरिया में तो राहुल गांधी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को छोड़ के सब राहुल गांधी के पास आ गई मिलने के लिए। ये जो बीच में विजुअल देख रहे हैं जो महिलाओं का, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सारी महिलाएं उधर से दौड़ के भागी भागी इधर आई हैं और राहुल गांधी से मिल रही हैं। ये आप जिस असम को तेलंगाना करने की बात कह रहे हैं वो उसकी शुरुआत यहां से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके का स्वागत राहुल गांधी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज असम में घुसते हुआ है, उससे बहुत साफ हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वहां पे किस तरीके का आधार ऑलरेडी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तैयारी के साथ वहां जा रही है। और तेलंगाना से तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया कि तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम सत्ता में है और वो बी टीम को लोगों ने पहचान लिया। मैं बात ओवैसी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात बीआरएस की भी कर रहा हूं जी, केसीआर। इन दोनों को तेलंगाना की जनता ने बी टीम की तरह पे पहचान लिया। बीजेपी और आरएसएस, हेमंत बिस्वा शर्मा तो बहुत छोटे उसमें एक्टर हैं और बाहर से गए हुए हैं, वो बी टीम के जरिए ही काफी काम करते हैं, वोटरों को बांटने वाला। पिछली बार जो भी कांग्रेस के नेता हो, शकील अख्तर जी जानते होंगे किन लोगों ने वो टाई अप करवाए थे असम में वो बी टीम के साथ, वो उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। आप वोट शेयर भी अगर देख लें कांग्रेस का पिछले कई चुनावों में, तो उस बी टीम के तुलना में देख लें तो भी आपको दिखाई देगा कि वो गलत फैसला था। हम सब लोग आश्चर्यचकित थे कि वो फैसला कांग्रेस ने क्यों किया था जी। अब वो फैसला नहीं होगा और राहुल गांधी पूरी तरीके से तेलंगाना जैसा प्रोजेक्ट असम में इंप्लीमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुश्किल है। मुश्किल किस लिए है? हेमंत बिस्वा शर्मा वॉशिंग मशीन में है, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन से बाहर नहीं आए साफ होके, और किसी भी दिन उनको वॉशिंग मशीन से बाहर निकाला जा सकता है धक्के देकर। जी, मिजोरम में वो नेडा जो एनडीए का नॉर्थ ईस्ट का जो संगठन है उसके वो करता धरता भी हैं, मिजोरम का चुनाव हार चुके हैं, मणिपुर के लिए जिम्मेदार हैं। तो जिस तरीके की और
क्यों बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं इतना ऊटपटांग गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए? वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको रोज मोदी और अमित शाह के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करनी है। क्यों साबित करनी है? देखिए, मोदी और अमित शाह के पास केवल बीजेपी का तंत्र नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट भी है, उनको इनकी गतिविधियां मालूम है। इसलिए इनको रोज अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है और भी वक्त डर है कि किसी भी वक्त इनको टांग से घसीट कर वॉशिंग मशीन के बाहर निकाल दिया जाएगा जी। तो ये वॉशिंग मशीन वाला जो डर है वो इनको ये सब जगह, ये सब चीजें बुलवाने के लिए मजबूर करता है। और कांग्रेस का जिस तरीके का प्लानिंग है असम को लेकर, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे कामयाब होगी, बिल्कुल तेलंगाना के तरीके से, और कांग्रेस की वहाँ पे ज़मीन रही है पुरानी। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें बहुत नई चीज़ें हो रही हैं, जिसकी चर्चा सेकेंड राउंड पे जब आएंगे तो करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय परिदृश्य में 2024 का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? क्या राम के सहारे नैया पार हो जाएगी बीजेपी की, या राम भरोसे बीजेपी जो है वो मझधार में अटकी पड़ी रहेगी? तो बहुत कुछ है और वो समझना यहां जरूरी है। क्या विपक्ष ने तगड़ा प्लान बना लिया है? विपक्ष का तगड़ा प्लान, उसमें प्लान नंबर 1 कांग्रेस पार्टी और कैसे खुद को मजबूत करे, और उस मजबूती का नाम है राहुल गांधी, जो जिस रथ पर सवार हैं, जिस बस पे सवार हैं, वो न्याय यात्रा वाली बस है। उस बस को लेकर, उस यात्रा को लेकर राहुल गांधी अब असम पहुंच चुके हैं। असम में आज दिन भर राहुल गांधी मैक्सिमम टाइम पैदल चले हैं, और सबसे बड़ी बात कि राहुल ने जबरदस्त हमला किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इधर राहुल गांधी और गांधी परिवार को कोसते हैं, तो उधर राहुल गांधी ने पूरे विश्व शर्मा परिवार को भ्रष्ट परिवार घोषित कर दिया है। अभी आपने सुना, ना सिर्फ इतना बल्कि उधर देखिए वार पलटवार कितना ज्यादा। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा सीधी धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर यात्रा बीच शहर से लेके आए तो आपको गिरफ्तार कर लूंगा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि जो बेरोजगारी हो रही है, जो महंगाई है, जो अन्याय हो रहा है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हम ये न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। तो बहुत सारी बातें यहां राहुल गांधी की एक तरह से दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है और इसमें कैसे इंडिया गठबंधन साथ दे रहा है। प्लानिंग बहुत कुछ हो रही है। एक प्लान और है, जरा आप लोगों के सामने रख दूं। राहुल गांधी लगभग 30 से 40 लोगों से रोज मिलते हैं। पहले ये बातें मीडिया में आ जाती थी, लेकिन इस बार ये बात मीडिया में नहीं आ रही है। जब दूसरे राउंड में आऊंगा शकील अख्तर जी के पास तो वो इस बारे में और खुल के बताएंगे। राहुल गांधी चाहे मणिपुर हो, मणिपुर के कैंप में गए, रिलीफ कैंप गए, लेकिन मीडिया में खबर नहीं आई। मणिपुर के वैसे सामाजिक सुधार के लोगों से मिले, लेकिन वो खबर नहीं आई। नगा समझौता जो इस सरकार ने करके और जो यहां पर दावे करती है कि हमने नागालैंड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नागालैंड का प्रॉब्लम जस का तस बना हुआ है और उनके लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात होती है। सूत्रों के आधार पर ये तमाम बातें आप लोगों तक रख रहा हूं दोस्तों, और राहुल ऐसे लोगों से लगातार मिल रहे हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण राज्य आज असम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक दिन के बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद 8 दिनों तक के लिए फिर से असम में राहुल गांधी आएंगे। तो ये एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर को खंगाल डालने वाली जो बात है, क्योंकि 25 सीटें हैं और सबसे ज्यादा 14 सीटें लोकसभा की असम में हैं, जिसमें मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास अभी हैं। लेकिन 2024 इतना आसान नहीं होने वाला है। पहले आता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, और उसके बाद फिर अमलेंदु उपाध्याय जी और शकील अख्तर जी के पास आऊंगा। तो जरा राहुल गांधी की प्लानिंग और उसके बाद फिर दूसरे गठबंधन की प्लानिंग जो चल रही है वो आप लोगों तक रखूंगा। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, कैसे आप देखते हैं राम भरोसे बीजेपी को?
और कैसे आप देखते देखिए, हैं गठबंधन को? जी, असम में कुल 35 जिले हैं राजीव जी। उन 35 जिलों में लगभग आधा असम जो है 8 दिनों में राहुल गांधी नापने वाले हैं। लगभग 800-850 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। राज्य के आकार को देखते हुए और बाकी अन्य राज्यों को देखते हुए ये काफी बड़ा एरिया वो कवर कर रहे हैं अगले 8 दिनों में। और उसका कारण शायद ये हो सकता है, जब भी इस रूट को पूरा का पूरा बहुत ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि बहुत ही सावधानी से और निश्चित उद्देश्यों को लेके इसका रूट जो है मैप जो तैयार किया गया है। असम में मुझे ऐसा लगता है कि आज राहुल गांधी ने एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेला है। वो खुद शायद चाहते रहे होंगे कि किसी प्रकार से हेमंता बिस्वा शर्मा कोई ऐसी बात करें, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़ा सीधा आरोप लगाया। ऐसा सीधा आरोप उन्होंने नहीं लगाया था। याद कीजिए 2-3 ऐसी घटनाएं हुई थी। एक बार तो उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में राहुल गांधी ने पूछा था तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाया था कि हम तो कभी इनके पिताजी के बारे में बात नहीं करते कि कौन थे क्या थे। लेकिन उस समय भी राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। उस समय के चंद्रशेखर राव की ओर से सवाल किया गया था। उस समय वो आना चाहते थे, इंडिया और कांग्रेस के नजदीक आना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान बहुत खराब है। कुछ दिनों पहले इन्होंने गीता का एक श्लोक डाला था। उस श्लोक को हर दिन डालते हैं, शायद इनका कुछ जो ट्विटर इनको फॉलो करते होंगे जानते होंगे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि गीता में ऐसा कहा गया है कि शूद्र का काम है अन्य 3 जातियों की सेवा करना, जो उससे जो ऊंचे ये है। बड़ा बवाल मचा, उनके खिलाफ काफी वातावरण बना था। फिर उन्होंने माफी मांग ली थी, उसको हटा दिया था। तीसरा एक और वाकया हाल ही में छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। यहाँ पर कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भी वो आए थे। वहां पे वो मोहम्मद अकबर के खिलाफ पर्पजली उनको लाया गया था। उन्हें यहाँ की यूनिट को, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों को पता है कि किस व्यक्ति का कैसा उपयोग किया जाए। तो वहां आकर उन्होंने ये कहा था कि एक अकबर जाता है और बहुत सारे अकबर आ जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें इसके बारे में भी सफाई देनी पड़ी थी। उलझमा यह है कि इन्हें उकसाया नहीं जाए तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो राहुल गांधी ने जब उनको थोड़े ये कहा कि इनके घर का बच्चा वो भी भ्रष्टाचार में है और सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो यह उकसाकर उन्होंने कह तो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलती कर गए वो। या तो वो जानते हैं कि राहुल गांधी को अरेस्ट करना एक तरह से मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है, गिरफ्तार करना भारी पड़ेगा। लेकिन वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं इस राज्य का प्रमुख हूं और मेरी इजाजत के बिना कोई यहां से नहीं गुजर सकता, ये वो साबित करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मणिपुर जैसे जगह में रह के वहां पर जहां वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी वो धड़ल्ले से घूमे फिरे, वहां से उन्होंने यात्रा भी निकाल ली है। और ये बहुत अच्छा होगा राहुल गांधी के लिए कि अगर यात्रा को रोकने की कोशिश की जाए या गिरफ्तार किया जाए। हालांकि नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका असर क्या होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। खाली उन्हें अपना थोड़ा सा रुतबा दिखाना था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि शहर के बीच से नहीं गुजरेगी। लेकिन अब देखिए इसके आगे क्या होता है। बहुत अच्छी बात होगी जब ये लौट के वापस फिर प्रवेश करेंगे असम के अंदर, तो क्या होता है वो देखना चाहिए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि गठबंधन और इस तरीके से चंडीगढ़ का उल्लेख सब जान रहे हैं इस समय कि चंडीगढ़ में किस तरीके से चुनाव को टाल दिया गया और ये मामला जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया है। अब उसमें देखिए कब सुनवाई होती है, शायद 22 तारीख को उसकी सुनवाई रखी गई है, तो वहां क्या होता है उसमें ये बात सामने आएगी। लेकिन अपनी खुद के कर्मों से भी भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ा इशू जो उसे लगा था कि 2024 के नैया को राम जी पार करा देंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, ऐसा तो स्पष्ट लग रहा है। विशेष रूप से सब कुछ तो भी काफी कुछ इनके अनुकूल चल रहा था, लेकिन जो शंकराचार्यों वाला मामला हुआ है उसके कारण जो है अब तो एक एक दिन काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जिस हिसाब से जो वाकई जो हिंदू धर्म में सही आस्था रखते हैं और जो एक भारतीयता का जिसका पास वाकई एक समझ है जिस हिंदू की, वो जान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो खेल है राम मंदिर का वो 2024 के लिए किया जा रहा है और अकेले मोदी के लिए किया जा रहा है। कई लोगों को बुलाया गया, अब जैसे एक एक्ट्रेस को बुलाया जा रहा है जिन्होंने कहा था कि मैं तो गौ मांस खाती हूँ, और उन्हें बुलाया जा रहा था। ये बात भी आ रही सोशल मीडिया में हर उस मेहमान के बारे में कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप कैसे कैसे लोगों को बुला रहे हैं और किन किन योग्य पात्रों को नहीं बुला रहे हैं। तो ये बात धीरे धीरे अगले 4-5 दिन और है, अभी देखते जाइए कि और उसमें आगे क्या क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम से, वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, भारी पड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
अब आगे देखिए और क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज असम में बहुत सारे विपक्षी दलों के लोग आए, तृणमूल कांग्रेस का भी प्रतिनिधि आए, ये सारे लोग अगर इसी तरीके से जुड़ते गए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत होगी कि इस यात्रा को रोके। और ये यात्रा जो आगे चल रही तो निश्चित रूप से कारगर होगी। अभी तो 5वां ही दिन है, अभी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20 मार्च तक का समय काटना है। मुझे लगता है कि एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मिली जुली सरकार, यहाँ नागालैंड में और असम में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी के राज्यों से राहुल गांधी हुंकार बढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या होगी। बीजेपी अंदर खाने कितना घबराई, कितना परेशान है, उसका नमूना आप सबके सामने है कि अब यहाँ के सीएम, असम के सीएम गिरफ्तारी तक की धमकी दे रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, कैसे देख रहे हैं आप और कैसे राम भरोसे बीजेपी जो है उसकी नैया पार लगेगी? राजीव जी, अब बीजेपी की नैया राम भरोसे तो पार नहीं लग सकती है, क्योंकि राम तो जो है वो बीजेपी का साथ देने नहीं जा रहे हैं। राम बहुत ज्यादा रुष्ट हैं और तुलसीदास ने लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावे, सोनर मोह सपनेहु नहीं भावे, कि जो शिव का द्रोही है वो मुझको सपनों में नहीं भाता है। तो शिव के जो असली भक्त हैं शंकराचार्य, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो राम को तो वो किसी भी हाल में जो है वो प्रिय नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राम तो जो है वो कोई सहारा नहीं बनेंगे। अब जहां तक हेमंत विश्व शर्मा साहब का सवाल है, तो मुझे लगता है कि वो मोदी जी के खिलाफ कोई साजिश रच रहे होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि वो ऐसी गलती तभी करेंगे कि अगर वो मोदी जी के खिलाफ कोई साजिश रच रहे होंगे तभी वो राहुल गांधी को छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब पता नहीं हेमंत विश्व शर्मा की आजकल मोदी से बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कुछ छेड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब ये तो उनके भारतीय जनता पार्टी का, राजीव जी, आप अंदरूनी मसला है कि अब हेमंत विश्व शर्मा की मोदी जी से कितनी बन रही है, कितनी बिगड़ रही है। लेकिन अगर वो उनमें हिम्मत है तो कर ले गिरफ्तार। दिक्कत क्या है, बाद में 3 महीने बाद गिरफ्तार क्यों करेंगे? राहुल गांधी उनके राज्य में 8 दिन रहेंगे, जब चाहे तब गिरफ्तार कर लें, करके दिखा दें। मुझे लगता है राजीव जी, आज जो राहुल गांधी ने सीधा सीधा अटैक हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर किया है, तो ये 2 जगह इस तरीके के सीधे अटैक जो थे वो राहुल गांधी ने किए थे पिछले दिनों राजीव जी। एक तो कर्नाटक में किया था, 40% की सरकार है, और दूसरा जो था वो तेलंगाना में किया था बीआरएस को लेकर के कि एटीएम की सरकार है। और तीसरा अटैक राहुल गांधी ने ये हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर असम में किया है कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। मैं समझता हूं कि हेमंत विश्व शर्मा का हाल जो है इस लोकसभा चुनाव में ही जो है वो बोम्मई साहब जैसा और केसीआर जैसा शायद होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का सीधा अटैक का मतलब है कि राहुल गांधी के पास कुछ चीजें हैं और उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को जिस तरह निशाने पे लिया है, तो लोकसभा चुनाव में उसका हिसाब किताब निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे एक तरीके से कहा जाए कि पूर्वोत्तर जो है उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लान राहुल गांधी का आ गया है, क्योंकि पूर्वोत्तर के इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के यही हेमंत विश्व शर्मा ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे ऑपरेशन लोटस जो है हेमंत विश्व शर्मा ही चलाते हैं। तो लेकिन जब ऑपरेशन हेमंत विश्व शर्मा ही शुरू हो जाएगा और सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताए जाएंगे कि हेमंत विश्व शर्मा है, तो हेमंत विश्व शर्मा का क्या होगा लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का असम में क्या होगा, तो उसका सब पूरे पूर्वोत्तर में पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के शायद कोई मामला खराब हो गया है हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, तो अब कुछ चल रहा होगा वहां, उनकी आपस की राजनीति है, अंदरूनी रणनीति है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी ने सीधा सीधा अटैक किया है, उससे अब जो है ये तगड़ा प्लान राहुल गांधी का असम को लेकर के तो एकदम सामने आ गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इसके दौरान ही वो मुझे लगता है कि असम के लिए पूरा काम चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जो राहुल गांधी करके यहाँ से तभी आगे बढ़ेंगे, ताकि यहाँ जो है वो लॉक किया जा सके कि अब कांग्रेस का काम यहाँ इतना हो गया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वोत्तर में निपटा दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने कर्मों से निपटेगी, लेकिन राहुल गांधी पूरा इंतजाम करके जो है तब आगे बढ़ना चाहते हैं। आज असम प्रवेश के दौरान ही जो है राहुल गांधी का सीधे हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर इस तरीके का अटैक सीधी सीधी ये बात जाहिर करता है राजीव जी। बाकी अब जो है कि किस तरीके से वहां और चीजें हो रही हैं, जो कांग्रेस के अंदर की चीजें थी वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो एक सुष्मिता देव थी, उनका जो था कुछ मामला रहा था गौरव गोगोई को लेकर के, और उसकी वजह से कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ था। सुष्मिता देव जा चुकी हैं, लेकिन अब वो खैर गठबंधन में है, तृणमूल कांग्रेस में है। तो लेकिन अब जो भी है कांग्रेस वहां अपना सब ठीक ठाक मुझे लगता है कर चुकी है, और चाय के बागान जो हैं
वो अब वहां कांग्रेस के लिए कुछ फल देने जा रहे हैं, ऐसा लगता है राजीव जी। तो अब ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य और भगवान राम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है निश्चित तौर पर दंडित करने जा रहे हैं। और जो एक प्रश्न मैंने उठाया था राजीव जी इसी न्यूज पॉइंट में कि भाई हम लोग जो अब तक जो वहां पूजा कर रहे थे रामलला की, तो ये प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? आज शंकराचार्य ने उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये पत्र भी लिखा है और सवाल किया है कि भाई जो अब तक पूजा हो रही थी जिस मूर्ति की, वो मूर्ति कहाँ है, और जो आप नई मूर्ति लगा रहे हैं वो किसकी मूर्ति है, कहाँ लग रही है, और पुरानी मूर्ति जो प्रतिमा है उसका क्या होगा? यानी एक जो धर्म के शास्त्र का जो प्रश्न है वो शंकराचार्य ने इस ट्रस्ट के ऊपर उछाल दिया है। अब प्रधानमंत्री यजमान बने या ना बने, लेकिन इस ट्रस्ट को भी जवाब देना होगा कि जिस मूर्ति की अभी तक पूजा हो रही थी उस मूर्ति के साथ ये ट्रस्ट क्या व्यवहार करने जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मंदिर के पीछे राजनीति करना चाहती थी, उस राजनीति के सहारे भी जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे भले ही हो, मगर राम जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करने के लिए कतई तैयार नहीं आ रही जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त परेशान है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था में लीन है, कर्मकांड में लीन है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सड़कों पे हैं, पैदल और बस से यात्रा कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो ये न्याय यात्रा है कितनी मजबूत करेगी ये यात्रा कांग्रेस को, किस मजबूती के साथ गठबंधन जिसमें कि कांग्रेस के अलावा 27 दल और हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और दल जुड़ेंगे इसके साथ में, वो आगे बढ़ेंगे। और क्या एक तरफ जो चंडीगढ़ का जो चुनाव, मेयर का चुनाव स्थगित किया गया है, और उसका कारण यही है कि गठबंधन वहाँ साथ लड़ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या ये डर की शुरुआत है? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ शकील अख्तर जी, थोड़ा सा आपने टच भी किया था पिछली दफ़ा, चंडीगढ़ की बात आपने कही थी, और दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल कहा भी था मैं कि आऊँगा तो आपसे पूछूंगा भी। कैसे आप देखते हैं, कैसे माना जाए यहाँ गठबंधन का जो प्लान है, विपक्ष का तगड़ा प्लान जो है, उसमें क्या कुछ है? और तीसरी बात, जो राहुल गांधी, जो आपसे मैं कह रहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप से मिल रहे हैं, वो चर्चा बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जो उनका जो विश्राम का समय होता है उसमें वो चुपचाप मिल रहे हैं लोगों से, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं, और हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन हो रहा हो, कल को ये बातें सामने आएँ, लेकिन आज की तारीख में मीडिया में ये बातें नहीं आती हैं। ये तमाम जो अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, जो प्लानिंग चल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, उसको कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए, और क्या यहीं से डर की शुरुआत होती है बीजेपी की? देखिए, ये जो यात्रा है ये बहुत सारी चीजों को सामने ला रही है, और जैसा कि हमने पहले कहा, सामने इसलिए ला रही है कि एक डर का लोह आवरण जिसे कहते हैं, आयरन कर्टन, पूरे देश के ऊपर डरा हुआ था। हर आदमी को समझ में सब आ रहा था, उसे लग भी सब कुछ रहा था, लेकिन एक ऐसा भय था जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहा था। और आम आदमी क्या, जो विपक्ष के दल हैं वो नहीं बोल पा रहे थे, खुद बीजेपी के लोग थे वो नहीं बोल पा रहे थे। तो अब जब राहुल गांधी सामने आ गए हैं और राहुल गांधी खड़े होके बोलते हैं कि ये बात है, ऐसा है, तो लोगों को लगता है कि अगर ये आदमी बोल सकता है, ये नहीं डर रहा है, तो हम भी शायद थोड़ा सा बोल सकते हैं। क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है कि हर चीज पर सवाल उठने लगते हैं। आज ये सवाल भी उठा, आपने देखा होगा कि आज सुबह जो है शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा, जिसे कहते हैं ढह जाना। 1.5-2 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। 2008 हम सबको याद है, उस वक्त भी विश्वव्यापी मंदी आई थी, लेकिन हमारे सरकारी बैंकों ने, जो इंदिरा गांधी ने जिनका नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, उन्होंने सब सवाल लिया। पूरी दुनिया में असर हुआ था मंदी का, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ बैंकों की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी नींव जो है मजबूत थी। लेकिन आज क्या हुआ? देखिए, ये बात बहुत दबे छुपे स्वरों में आज कही जाने लगी है, लेकिन कही जा रही है कि हमारे बैंक जो है अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों को लोन देने पर मजबूर होना पड़ रहा है जिनसे आप ब्याज भी नहीं ले सकते, मूल को तो छोड़ दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जो सारा पैसा लेके लगातार विदेश को भागते चले जा रहे हैं जी। और इस स्थिति को छुपाने के लिए ही बीजेपी जो है ये
धर्म का नशा और ज्यादा गाढ़ा करती चली जा रही है। ये जो अभी किया, बहुत सारे सवाल उठे, वो इसीलिए उठे कि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का इशू इसीलिए लाए हैं वो कि शायद ये जो नशा है, ये जो इशू है, ये जो असर है, ये जनता पे चढ़ जाए और जनता जो है अपने बेरोजगारी के सवाल को, ये सबसे बड़ा सवाल है, महंगाई के सवाल को, जो बहुत बड़ा सवाल है, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, अग्निवीर, इन सबको भूल जाए। लेकिन 10 साल हो गए हैं, 2 पीढ़ियां जो हैं वो नई तैयार हो गई हैं। आप देखिए कि जो 10 साल पहले 10 साल का लड़का था वो आज 20 साल का हो गया है, वोट डालने लायक हो गया है। उसे भी समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी को इस उम्र में नौकरी मिल गई थी, वो फौज में चले गए थे 18 साल करके, लेकिन मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अग्निवीर में कहा जा रहा है भर्ती हो जाओ, ले अग्निवीर में जाके करूंगा क्या मैं, 4 साल बाद वापस कर देंगे मुझको। तो ये सारे इशू आज राहुल के जरिए लोगों के जहन में आ गए हैं और लोग इसके ऊपर बोलने लगे हैं। प्रोडक्शन देश में लगातार कम होता चला जा रहा है। अगर आर्थिक स्थिति हमारी हिल गई, ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि फिर कोई भी कितना भी वो हिंदू मुसलमान कर ले, कितना भी वो राम मंदिर की बात कर ले, कितने भी वो भावनात्मक दूसरे इशू उठा ले, फिर जनता कुछ भी सुनने वाली नहीं है। जब डायरेक्ट जनता के पैसे डूब जाएंगे, जनता के पेट में लात पड़ेगी, तो फिर जनता कुछ भी नहीं सुनेगी। और आज वही स्थिति लगातार करीब आती चली जा रही है। आज कोई भी आर्थिक विशेषज्ञ है नहीं बोल पा रहा, और अगर कोई बोलता भी है तो उसको मीडिया सामने नहीं आने देता, उसी पे सवाल खड़े कर देते हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। तो आर्थिक विशेषज्ञ भी थोड़े चुप हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। और ये जो आप जिक्र कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि राहुल अपना जो लंच टाइम होता है दोपहर का, जिसे ब्रेक कहा जाता है यात्रा में, और उसके बाद शाम को ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से ग्रुप में मिल रहे हैं, और इसके लिए एक खास सामाजिक स्थिति के लोग, एक खास आर्थिक स्थिति के लोग, एक खास सोशल ग्रुप अलग अलग उसमें आते हैं और राहुल उनसे बात करते हैं। और जाहिर है कि उस बातचीत में वो 2 तरफा बातचीत होती है। राहुल सिर्फ अपने मन की बात नहीं कहते हैं, राहुल कहते हैं, राहुल उनकी सुनते हैं, राहुल उनसे सवाल पूछते हैं और राहुल उनसे हल भी पूछते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जितने भी ग्रुपों से बात हुई है वो बताते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो गए कि हमारी बात सुनने के बाद राहुल हमसे पूछते हैं कि अगर आप आर्थिक में जानते हैं, आर्थिक मामलों में जानते हैं, तो मुझे बताइए कि फिर कैसे दूर होगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, बेरोजगारी समस्या का हल कैसे होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि राहुल लगातार जानने की कोशिश करते हैं। और राहुल ये बात कहते हैं कि मोदी जी तो अपने मन की बात कहते हैं खाली, मोदी जी किसी से कुछ जानना नहीं चाहते। न आज की तारीख में कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा है, न बीजेपी का कोई नेता ऐसा है, न संघ का कोई नेता ऐसा है जो मोदी जी को कुछ बता सके। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं वहां पे मुख्य यजमान बनूंगा और मैं कंबल पे सोऊंगा, मैंने 9 दिन का उपवास रखा है। क्या किसी को याद है कि इससे पहले कभी आडवाणी ने ये बात करी है? ये यात्रा तो आडवाणी ने शुरू करी थी। क्या किसी को याद है कि मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे आडवाणी के बाद, उन्होंने ये कभी कहा हो? जो कश्मीर तक तिरंगा यात्रा लेकर गए थे 1992 क्या वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे थे, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, आज की तारीख में भी मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरा मीडिया कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी लगी हुई है कि वाजपेयी तो क्या, बीजेपी में तो क्या, देश के और विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। विश्व के ही सबसे बड़े नेता मोदी जी हो गए। उनकी रैंकिंग जो बताई जाती है वो विभिन्न बहुत सारी एजेंसियां हैं जो करती देती हैं, वो पहले नंबर पे मोदी जी को वहां रख देती हैं। तो कभी वाजपेयी ने भी ऐसी बात करी क्या? धर्म जो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप भी थे नागालैंड में, उसमें उन्होंने कहा था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, मेरी व्यक्तिगत सोच का विषय है। और भारत में हमेशा से यही माना जाता रहा है और यही सब कहते रहे। आप इसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसका भी असर जो है वो दूसरा होगा।
ये भी जो है बूमरैंग करेगा। और ये अभी मालूम नहीं पड़ रहा, चुनाव में मोदी जी को अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा। क्या लोग इस बात को समझते नहीं है? आज शंकराचार्य जो हैं इतने सालों से, सदियों से देश में क्यों प्रतिष्ठित हैं, क्यों उनका सम्मान है? इसीलिए है कि उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। आपको याद होगा जब श्रीनगर में यात्रा जा रही थी और राहुल का स्वागत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आदि शंकराचार्य को याद किया था, किसी और को याद नहीं किया था। तो ये देश भारत ऐसा है, आदि शंकराचार्य को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल से पहले, राहुल की यात्रा का तो स्वागत करने के लिए यहां आया हुआ हूं, लेकिन इससे पहले मैंने सुना है और पढ़ा है कि आदि शंकराचार्य ही ऐसे पैदल यात्रा करते हुए कश्मीर आए। तो शंकराचार्यों का देश में एक बड़ा ऊंचा दर्जा है, देश में धर्म का एक बड़ा ऊंचा और नैतिक स्थान है, और देश जो है उसका प्रदर्शन जो है पसंद नहीं करता है। आप देखेंगे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, और यही राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी के जो वास्तविक इशू हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो इस यात्रा के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जो राहुल गांधी की ये यात्रा कहीं ना कहीं आने वाले समय में 20 मार्च को ये यात्रा खत्म होगी। 6,700 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा, यानी लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी इस दौरान करेंगे 20 मार्च तक, जबकि चुनाव की घोषणा भी शायद हो जाए। सामने चुनाव है, नज़रें टिकी हुई हैं 2024 के चुनाव पर। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब अपने अपने ढंग से अनुमान लगा रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ यहाँ भाजपा राम मंदिर के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ईवीएम का मसला भी बार बार सामने विपक्ष के जरिए या कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके जरिए सामने आ रहा है यह मामला भी। लेकिन उन सब पर जो बातें हम कर रहे हैं, लगातार रोज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जुड़ गई है। लेकिन क्या ये तमाम बातें विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो विपक्ष की मजबूती को दर्शाती हैं? क्या यहां पर आज की तारीख में विपक्ष एक चुनौती पेश करता हुआ नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देता है? सवाल बड़ा है, जरा समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। राजीव जी, विपक्ष की चुनौती तो बहुत बड़ी है, विपक्ष बड़ी चुनौती दे रहा है और देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए के दल खुलकर चुनाव की बात कर रहे हैं, उस तरह इंडिया गठबंधन चुनाव की बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी कहीं ये नहीं कह रहे कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए जब भी चुनाव हो, कांग्रेस को वोट दीजिए, हमारे गठबंधन को वोट दीजिए, इस तरह की बातें राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। ये मेरी निजी राय है कि शायद ये ठीक नहीं है। आखिर इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं तो बोलना चाहिए कि भाई हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं जो राजनीति का उपयोग, धर्म का उपयोग राजनीति चलाने में कर रही है। हम और इसीलिए हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक राजनीतिक आयोजन है, यह संघ का आयोजन है, इसलिए हम नहीं जा रहे। ये बात वो बहुत शालीन ढंग से कह रहे हैं, लेकिन बहुत आक्रामक तरीके से चुनावी रणनीति के हिसाब से उन्हें आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। हाँ, हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति कर रहे हैं और हम राम के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता की समस्याओं को उठाने के रूप में, उठाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से तमाम टीवी चैनल, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है या भक्त चैनल कहा जाता है, जिस तरीके से वो राम मंदिर को कवरेज दे रहे हैं, क्या किसी भी चैनल ने कभी जनता की समस्याओं को लेकर इस तरह की बेचैनी दिखाई, ये उत्साह दिखाया कि जनता की समस्याएं हम ऐसे उजागर करेंगे? किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम मंदिर दिखाना हमारे लिए बड़ा फायदे का सौदा है और वे इसको एक धार्मिक रूप देने जा रहे हैं। चूंकि हर व्यक्ति को ये लगता है, आप देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी बात कहनी चाहिए कि जिस राम मंदिर को लेकर ये पार्टियां, मोदी, गोदी मीडिया और बीजेपी उत्साहित है, उस राम मंदिर का ताला खुलवाने में, वहां पूजा अर्चना में, इस सब में कांग्रेस का योगदान रहा है। इसलिए ये कहना, और मुझे लगता है कि ये बात खुल के कांग्रेस को कहनी चाहिए कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं।
हम राम के खिलाफ नहीं है, हम अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के पूरे आयोजन को आरएसएस ने समेट लिया है, जिस तरीके से आरएसएस के लोग न्योता दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को न्योता दिया जा रहा है तो वो आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा दिया जा रहा है। चाहे दानवीरों को जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं उन्हें न्योता दे रहे हैं, तो भी आरएसएस के लोग दे रहे हैं। तो ये बात खटकने वाली है। कांग्रेस को ये बात कहनी चाहिए कि हर न्योता जब आरएसएस के लोग दे रहे हैं तो हम उनके आयोजन में नहीं जा रहे हैं, हम राम के खिलाफ नहीं। देखिए, जब राहुल गांधी महेश्वर में या उज्जैन में नर्मदा परिक्रमा, क्षिप्रा की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम धर्म विरोधी हैं। हम धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म का राजनीतिक लाभ हम नहीं लेना चाहते। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि आज भाई मेरा उपवास है, मैं जनेऊ पहन रहा हूं तो 3 दिन तक ये करूंगा, कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात की। तो यहाँ बीजेपी जो बेजा फायदा उठा रही है एक धार्मिक आयोजन का, उसे राजनीतिक रूप देने में सक्षम हो गई है। वो सरकार है, तो जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां तो पूरा सरकारी तंत्र राम मंदिर को बीजेपी के एजेंडे के रूप में प्रचारित कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, और सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के। किसी भी सरकारी योजना के प्रचार का इतना विज्ञापन नहीं होगा जितना राम मंदिर का विज्ञापन है। तो ये बात मुझे लगता है, मेरी राय है कि कांग्रेस को खुलकर कहनी चाहिए कि मंदिर अच्छी बात है। मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तब भी मंदिर के लिए इस दिशा में कदम उठाया, जिसके कारण आज मंदिर बन पाया। यह मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बन रहा है, इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। हमने कभी कोई इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हिंदुओं का भी, हिंदुत्व का भी विरोध नहीं करते, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भी विरोध नहीं करते, किसी भी धर्म का नहीं करते। ये सारी बातें खुल के करनी चाहिए। आप एक बात देखिए राजीव जी, कि बीजेपी वाले जब सत्ता में नहीं थे तब भी उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, फलाना मोर्चा, ढिकाना मोर्चा, दर्जनों मोर्चे बना रखे थे। जबकि ये सब जानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिमों से कितना प्यार है, कितना लगाव है। कितने सांसद हैं बीजेपी के जो मुस्लिम हैं? कोई भी नहीं। कितने विधायक हैं जो बीजेपी के हैं? मध्य प्रदेश में तो कोई नहीं। यानी जो व्यक्ति एक धर्म विशेष का प्रचार कर रहा है और एक धार्मिक आयोजन को अपनी पार्टी का मुद्दा बना रहा, न केवल अपनी पार्टी का, आरएसएस का मुद्दा, आरएसएस को लाभान्वित कर रहे हैं, और सरकारी पैसे से एक तरह से आरएसएस को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात इशारे में कही है। मुझे लगता है उन्हें खुलकर यह बात कहनी चाहिए कि ये आरएसएस का एजेंडा राम मंदिर में नहीं चलेगा। राम सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन आप जिस तरीके से राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जाएं, उनका निजी रूप में जाएं, वो उपवास करें, वो रोजा रखें, उनकी इच्छा है, लेकिन उसे जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है मीडिया में, ये बहुत आपत्तिजनक बात है। कांग्रेस को खुल के ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो 2400 घंटे, 7 दिन सप्ताह में, 300 दिन महीने में, 365 दिन चुनाव प्रचार में लगती है और हर चीज का फायदा उठाती है। तो कांग्रेस को खुल के आना चाहिए। हाँ, हम सबके साथ हैं, हम मंदिर के विरोध में नहीं हैं, और हम मंदिर के लोकार्पण में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक आयोजन है, लेकिन आगे हम मंदिर में जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, हमारे 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, लेकिन साल भर में जाएंगे, कोई इस तरह हम आयोजन में नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। तो ये बातें कांग्रेस को कहनी चाहिए, ये बात माननी चाहिए कांग्रेस को कि उसका जिससे मुकाबला है वो ऐसे लोग हैं जो छल बल से किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं और आते रहना चाहते हैं। इस बात को खुल के कहना चाहिए और उनका मुकाबला बहुत खुलकर करना चाहिए कि हाँ, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, मंदिर बन रहा है, हमने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया, लेकिन मंदिर को लेकर जो राजनीति है हम उसका विरोध कर रहे हैं। राजीव जी,
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर धर्म नीति को राजनीति पे या धर्म को राजनीति में हावी करने की कोशिश करेंगे या उसी आधार पे राजनीति करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं ये देश जो संविधान के हिसाब से भी इस रास्ते पर नहीं चलता रहा है। इस देश में समान धर्म, समान विचार के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, संवैधानिक तौर पे भी। और वहाँ आप प्रधानमंत्री होते हुए आप पीएमओ के काम को, प्रधानमंत्री ऑफिस के काम को छोड़ के आप 11 दिन का अनुष्ठान करने में लगे रहेंगे, तो फिर आखिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? विकास के नाम पर लोगों ने आपको वोट दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप उपवास करके बताएंगे, दिखाएंगे कि आप कितने बड़े धर्माचार्य हैं। क्या शंकराचार्यों की कुर्सी भी आप ही छीनना चाहते हैं? ये भी एक सवाल तो है ही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहले शंकराचार्य लगवाना चाहते हैं क्या? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये सब हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूछे जा रहे हैं ये सारे सवाल, इसलिए इन बातों को यहाँ रख रहा हूँ। प्रशांत टंडन जी, अपने पहले वक्तव्य के आखिरी में आपने कहा था कि सेकेंड राउंड में मैं ज़रा नेशनल उस पे आऊँगा, इशू और ख़ासकर चुनाव के मसले पे आऊँगा। ज़रा उसी बात को यहाँ फिर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि क्या अब यहाँ से 2024 के चुनाव में विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? राम नाम का जो धुन है वो तो हम देख ही रहे हैं, और राम विराजेंगे, राम आएंगे, कौन कौन, बहुत सारे बातें, बहुत सारे गाने, सब कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार ने हाफ डे की छुट्टी घोषित कर दी है 22 तारीख को। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से छुट्टी घोषित कर दी है। बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, अखबार रंगे हुए हैं, विज्ञापन छप रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चुपचाप इंडिया गठबंधन भी कुछ तैयारियां कर रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बैकफायर होता हुआ ये पूरा आयोजन दिखाई दे रहा है। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है और जो इंडिया गठबंधन में तमाम प्रचार के बावजूद आप देखिए कि सीटों का तालमेल हो रहा है, कोई परस्पर विरोधी बयान नहीं आ रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी की यात्रा है वो कांग्रेस की कम, इंडिया गठबंधन की ज़्यादा है। अगर आप उसके रूट की एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि वो कांग्रेस की जो ये यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो उन जगहों से भी ज़्यादा समय बिता रही है जहाँ पे इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की राजनीति है। जी। वो तो इंडिया गठबंधन को ताकत देने वाली ये यात्रा है। और निश्चित तौर पे आप वोट शेयर मिला लें, आप किसी भी तरीके से देख लें कि ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बीजेपी के 37% से बहुत आगे है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या राम मंदिर से बीजेपी को कोई एडिशनल वोट शेयर मिल रहा है? मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि बीजेपी यहाँ से राजनीति नए तरीके से, बीजेपी की राजनीति पूरे नए तरीके के परिदृश्य में एंटर कर रही है। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है 1980 से, या उसके पहले भी अगर आप जनसंघ को भी मान लें, उनके पिछले अवतार को, और आरएसएस की राजनीति को भी देख लें, कभी भी आरएसएस और बीजेपी स्थापित हिंदू संस्थान से, यानी शंकराचार्यों के पीठ से या अखाड़ों से आमने सामने नहीं आई है। अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बात कर रहे थे कांग्रेस को क्या करना चाहिए राम अयोध्या को लेकर। कांग्रेस को जो करना था कर दिया। अब आप पिछले 3-4 दिन की हेडलाइन देख लीजिए, आप एक हफ्ते की, तो अयोध्या के 22 तारीख के कार्यक्रम में आमने सामने कौन है? नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य। ये दो पार्टियां हैं आमने सामने। न कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट पार्टी है, न ममता बनर्जी है, न शरद पवार है, कोई नहीं जी। और ये पहली बार है मैं देख रहा हूं जब बीजेपी की जो लड़ाई है
वो उसी धर्म के खिलाफ, उसी धर्म के गुरुओं के खिलाफ हो गई जिसके दम पर वो अपनी राजनीति करते हैं। और ये बिल्कुल एक नए सुरंग में बीजेपी की राजनीति घुस रही है जी। इसका विश्लेषण आगे आने वाले दिनों में होगा, 22 तारीख को या 22 तारीख के बाद भी। अभी अमरेंदु जी चर्चा कर रहे थे कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई चिट्ठी लिख दी है मंदिर ट्रस्ट को। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने नई चिट्ठी लिखी है। 2 बातें बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है कि वो जो मूर्तियां प्रकट हुई थी तथाकथित रूप से 1949 में, जिन मूर्तियों ने मुकदमा लड़ा रामलला विराजमान, वो रामलला विराजमान जो कोर्ट के एक पैरोकार थे, वो जो टेंट में जो मूर्तियां थी वो कहाँ हैं? उनकी स्थापना क्यों नहीं हो रही? उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल खड़ा किया उन्होंने कि जिस राम ने ये जो आप कह रहे हैं वही ये सवाल है। ये जरा स्क्रीन पे जरा अगर ला सकते हैं, प्रशांत जी के साथ ले आइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लिख रहे हैं कि जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनकी बात आप कह रहे हैं, प्रकट हुए हैं, जिनकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी है, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों का वहां पर प्रकट होकर डटकर सामना किया है, जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप वर्षा और ठंडी सही है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता है, जिनके लिए विटी नरेश, राजा महताब सिंह, यानी ये पूरा, तो ये याद रखिए कि ये वही रामलला विराजमान हैं। और उनके कौन रामलला विराजमान इसके बाद, लेकिन वो हैं कहाँ जो आप कह रहे हैं? जी प्रशांत। तो जो 25-30 साल हम लोगों ने तस्वीरें देखी लाल रंग के टेंट के नीचे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता था कि मेकशिफ्ट टेम्पल, उस मेकशिफ्ट टेम्पल के नीचे जो मूर्तियां थी रामलला की, वो सवाल उठाया शंकराचार्य जी ने कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है, वो कहाँ है? और दूसरा उन्होंने वो सवाल जो बार बार बात कह रहे हैं कि आधी बनी इमारत में, आधे बने मंदिर में शास्त्रों के मुताबिक ये कर्मकांड नहीं हो सकता। मुझको इसकी जानकारी नहीं, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने ट्रस्ट को लिखा, अब ट्रस्ट को जवाब देना है। अब इसको जरा हम दूसरे ढंग से समझते हैं राजीव जी। ये तो 22 तारीख के मद्देनजर है, लंबी पॉलिटिक्स में समझते हैं। आप देखिए कि बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का केंद्र क्या है, जिसको उन्होंने एक नाम दिया है हिंदुत्व, यानी राजनीतिक हिंदू। तो राजनीतिक हिंदू की राजनीति किस पर टिकी हुई है? हमला करते हैं आरएसएस, उनके ग्रंथ, उनकी किताबें कहती हैं हमला करते हैं ईसाइयों पर। इनकी राजनीतिक केंद्र ईसाई। हमला करते हैं ये मुसलमानों पर, हमला करते हैं ये सेकुलर या लिबरल लोगों पर। ये 3 इनके मुख्य जो है दुश्मन मान ले या विरोधी मान ले, जिन पे ये हमला करते हैं। और इसी नफरत के आधार पर बीजेपी की राजनीति चलती है। और मोदी साहब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से, कभी वो जेम्स माइकल लिंगडो, कभी सोनिया गांधी के इटली के होने के, या कभी वो कपड़ों से पहचान लो, शमशान कब्रिस्तान, इस तरीके के वो चीजें लाते हैं शब्दावली अपनी, ताकि वो उनकी राजनीति को आप समझ सकें कि उनकी राजनीति एक खास कुछ धर्मों के खिलाफ है। और सामाजिक न्याय की ताकतों के खिलाफ जरूर है वो, लेकिन सीधा हमला नहीं करते जी। इस बार बीजेपी और आरएसएस और मोदी साहब का सीधा जो संघर्ष हो गया, वो
हिंदू धर्म के ही स्थापित प्रतिष्ठानों से हो गया, स्थापित संस्थानों से, और सबसे ऊंचे संस्थानों से हो गया। जी। जिस हिंदू धर्म के ऊपर चढ़कर सवारी करके वो राजनीति करते हैं, उससे उनका सीधा मुकाबला है। आज जब सोशल मीडिया पे एक तस्वीर और घूम रही है, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की कटआउट लगे हुए हैं, और उन कटआउट की नाप और उनकी संख्या और भगवान राम के कटआउट की संख्या, इसको लोग गिन रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अयोध्या भगवान राम की है कि नरेंद्र मोदी की है। तो ये सारे विवादों के बीच में अब बीजेपी है। तो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे राजीव जी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मायावती और कोई पत्रकार कोई नहीं है। शंकराचार्य बनाम नरेंद्र मोदी है। अब ये राजनीति यहां से कहां जाती है? एक तरफ राजनीतिक हिंदू धर्म है, जिसका मुख्य आधार जो है वो दूसरे धर्मों से नफरत है, और दूसरी तरफ एक स्थापित हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, जिनका आध्यात्म या कर्मकांड या हिंदू धर्म की तमाम सारी जो इतिहास है हजारों साल का, वो है। अब इस लड़ाई में देखिएगा कि कौन क्या कैसा निकलता है आगे जाके। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है राजीव जी, वो ये है कि 22 तारीख और 22 तारीख के बाद ये जो शंकराचार्य बनाम मोदी युद्ध चल गया है, इसकी परिणति क्या होती है? ये कौन सी नई राजनीति इस देश में पैदा करेगा? अब इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं नहीं है, ये आपस की लड़ाई है होती है। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपस की लड़ाई, लेकिन क्या ये बाद में जाकर एक ही होने वाली है? एक हो जाएंगे क्या? आज तो लड़ाई है। शंकराचार्य, इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है, धार्मिक पॉलिटिक्स, उसकी दिशा क्या है, और मोदी जी या बीजेपी की दिशा क्या है? क्या दोनों की दिशा एक है? ये भी सोचना होगा। आने वाले वक्त में इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि ये दोनों दो पार्टियां हैं, अलग अलग हैं, शंकराचार्य बनाम नरेंद्र मोदी, ये यहाँ लड़ाई दिखाई दे रही है। और मामला है राम जन्मभूमि मंदिर का, और उस मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होना है, और उसके लिए सब कुछ चल रहा है खूब। आप टेलीविज़न पे, उसके अलावा देश में, दुनिया में कोई भी खबर आप जो भी हो रही हो, उसकी चर्चा आप नहीं सुनेंगे। चर्चा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की चर्चा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है। मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन प्राण लगाए हुए हैं राम जी। आगे देखते हैं कि किसका भला होने वाला है। क्या राम भरोसे बीजेपी 2024 का चुनाव आगे जीत पाएगी? ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत